गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे। कल हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन किया था। आज हम लोग उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन ठीक, ये हेडिंग डाल लेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। तो क्या करेंगे, बना लेंगे एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि भीतरी तल में पॉलिश लगी हुई होती है। ठीक है, मान लीजिए कि M1 M2 एक हमारा उत्तल दर्पण है। एक मुख्य अक्ष बना लेंगे, इसका ध्रुव जो होगा वो मध्य बिंदु होगा P, और ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, और ये ध्रुव P। तो क्या करेंगे जाके कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रख देंगे AB। मान लेते हैं ये एक वस्तु रखी उत्तल दर्पण के सामने AB वस्तु रखी। जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं वो उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं। दर्पण का ये फोकस है F, और ये मान लेंगे उसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं वो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर जाती है। लेकिन ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा लगेगा फोकस से आ रही। दूसरी किरण क्या होगी कि वो वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र की ओर। इस तरीके से। ठीक है, और ये वापस हो जाती है टकराकर, और जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर वस्तु का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसको मान लेना A डैश B डैश। ठीक है, क्या करेंगे जाके यहाँ पर लंब डाल देंगे, इस बिंदु को A डाल देंगे जहाँ पर पहले किरण टकराती है, और वहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, इसको M डाल देंगे। इसको A न डालकर कोई और पॉइंट लिख देंगे, मान लेते हैं P डाल देते हैं, P बिंदु। ठीक है, P अब लंब हो जाएगा मुख्य अक्ष पर, ये हमारा चित्र बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि माना M1 M2 एक हमारा उत्तल दर्पण है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है AB, समांतर चलने वाली किरण बिंदु P से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जो कि ऐसा लगता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र की ओर जाती है और दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये A डैश B डैश प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को B से प्रदर्शित करते हैं।
और ये फोकस है तो फोकस की दूरी को यह से प्रदर्शित करेंगे और वक्रता केंद्र की दूरी को आर से प्रदर्शित। ये भी जानते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं तथा दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे जाके कि समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, क्या करेंगे जाके कि समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी भुजा ए बी लेंगे तो इसकी ए डैश बी डैश, इसकी भुजा ए सी लेंगे तो इसकी बी डैश। ये आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या लेंगे जाके ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। एक समीकरण हमारा ये हो जाएगा, इसको 21 नंबर फर्स्ट डाल देंगे। इसके बाद दूसरा समरूप त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे पी एम एफ तथा दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तथा समरूप त्रिभुज पी एम एफ एवं ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो इसमें भी अनुपातिक भुजाएं बराबर होंगी तो क्या करेंगे जाके लिखेंगे पी एम बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे बी डैश। ये आ रहा है, ठीक है। तो पी एम दूरी है ये वो ए बी के बराबर होगी, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पी एम बराबर क्या है ए बी के है, तो पी एम के स्थान पे ए बी आ जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे बी डैश। ये आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये, इसमें ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये। लेकिन समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या आ जाएगा हमारा ए सी बटे बी सी बराबर होगा एम एफ बटे बी डैश, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो यम बिंदु है वो ध्रुव के बहुत नजदीक, यम बिंदु ध्रुव पी के बहुत निकट है, अतः क्या करेंगे, जो एम एफ है इसको हम पी एफ के बराबर करेंगे, अतः एम एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, ठीक है। तो एम एफ के स्थान पे पी एफ रखेंगे, इसलिए आ जाएगा हमारा ए सी बटे बी सी बराबर पी एफ बटे बी डैश,
अब देखो AC दूरी तो हमें पता नहीं, AC दूरी को लिखेंगे AP प्लस PC, AC को लिखेंगे AP प्लस PC बटे DC दूरी, DC दूरी भी हमें नहीं पता है, इसको लिखेंगे PC माइनस PB, इसको लिखेंगे PC माइनस PB बराबर PF दूरी हमें पता है, उसको उसी प्रकार लिखते हैं PF बटे B डैश या B नहीं पता तो इसको लिखेंगे PF माइनस PB डैश, इसको लिखेंगे PF माइनस PB डैश, ठीक है। अब दूरियां रख देंगे, AP दूरी हमारी कितनी है, जो है 10 की दूरी, ठीक है, प्लस PC दूरी क्या है, गलत लिख दिया आप लोगों ने, जो दो से बाईं ओर की दूरियां होती है ऋणात्मक होती, बाकी जो दाईं ओर की होती है वो धनात्मक होती है, जो यू रखी है वो माइनस का है, ठीक है। PC दूरी हमारी क्या है, P से C वो है क्या, कैपिटल R प्लस की रखते हैं, और R बराबर होता है 2F, तो सीधे हम R की स्थान पे क्या देंगे, या R इनटू बाद में अपॉन PC दूरी प्लस का R रखते हैं माइनस PB, तो की दूरी है PB डैश, ठीक है, यहाँ क्या है PB डैश, ठीक है, ये BC नहीं है, B डैश C हो सकता है, B कहीं पर नहीं है, ठीक है, ये ऐसी जगह BC है, यहाँ पर B डैश C, तो यहाँ पर क्या करेंगे, PC के साथ क्या और PB डैश के स्थान पे क्या रखेंगे, आगे प्लस का क्या जाएगा बराबर PF के स्थान पे रखेंगे F प्लस का, और PF के स्थान पे रखेंगे F प्लस का माइनस PB डैश के स्थान पे D। अब इनका क्रॉस करा दें, देखो कैसे करेंगे, R के स्थान पे 2F रख देंगे, यह जाएगा माइनस का U प्लस 2F बटे 2F माइनस D बराबर F अपॉन F माइनस D, ठीक है। अब इसका प्राप्त करेंगे तो यह जाएगा माइनस का UF, और फिर आ जाएगा प्लस का UP, फिर आ जाएगा 2F स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 2F, ठीक है। इसका इधर कराएंगे तो बराबर में आएगा 2F स्क्वायर और माइनस का F, ठीक है। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2F निकल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यह आ गया हमारा UP माइनस का UF बराबर प्लस का F, घट जाएगा, वहाँ पे जाएगा, दोनों पक्षों में UDF से भाग करेंगे, इसमें UDF से करेंगे तो आ जाएगा 1/F माइनस इसमें UDF से करेंगे तो आ जाएगा 1/D, यहाँ पे UDF से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/D, तो आ जाएगा फाइनली 1/F बराबर 1/D प्लस 1/, ये आ जाएगा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र अपने समझा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो भी सूत्र निकल के आया है वही अवतल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी के सूत्र का निर्माण हुआ है, यही फार्मूला निकल के आया था 1/F बराबर 1/T प्लस 1/R, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा, आ जाएगा सब लोगों को। इसके बाद हमें क्या करना है कि रेखीय आवर्धन पढ़ना है, कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन देख लीजिए, रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और रेखीय आवर्धन
क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन तो रेखीय आवर्धन क्या होता है बताएंगे जाके कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। फासला होता है यहाँ पे m बराबर I/2, जहाँ I हमारा क्या है, जहाँ I है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और O है वो है वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये होता है रेखीय आवर्धन। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है I/2। यही बराबर होता है जाके V/U के। ठीक है, I/2 है जो यही V/U के भी बराबर होता है उत्तल रश्मि। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पहले हम लोग कर चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। चित्र बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, ये पहला माध्यम का और ये है माध्यम। ठीक है, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ। मान लेते हैं इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले का वो L1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का L2। ये मान लेते हैं आपतन बिंदु है, तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मान लेते हैं कोई सूर्य किरण है, एक चीज और है ना कि माध्यम वन अगर हम मान ली क्या है सघन माध्यम। ठीक है, और वो माध्यम 2 है वो मान लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो पहला माध्यम क्योंकि हमारा सघन है, दूसरा विरल है, इसमें क्या होगा कि प्रकाश किरण अभिलंब से हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये सीधे वैसे इस तरीके से जाना चाहिए, ये सीधे ना जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इस तरीके से निकल। ठीक है, क्योंकि पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल है, इसमें क्या जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है हमारा। ठीक है, अभिलंब है और ये आपतित किरण, आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, और अगर किरण सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हटेगी, अगर विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब और आपकी किरण के बीच का कोण जो होता है वो पाई होता है, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आर होता है, उसे अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रहेगा। एक चीज और ध्यान रखना, और इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। पहला नियम तो वही होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है कि जब कोई निश्चित प्रकाश का रंग या निश्चित रंग के प्रकाश की किरण, जब कोई निश्चित रंग के प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या बताएंगे कि जब एक निश्चित रंग या एक ही तरंगदैर्घ्य की कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, या साइन आई बटे साइन आर बराबर यन रख। ठीक है, जहाँ यन क्या होता है? अपवर्तनांक। जहाँ ये यन होता कैसा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन, हम इसको वन यन भी लिख सकते हैं, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तन। तो ये हो जाएगा स्नेल का, इसी स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर स्नेल का नियम पूछा जाए तब भी एक है, जब एक ही रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर। साइन को ज्या बोलते हैं, काश को ऊर्जा और टाइम को स्पर्श किया है, यही अपवर्तनांक की परिभाषा यही से निकल के आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बताया जाएगा। तो जितना पढ़ाया जा रहा है इसको कर लेंगे, नोट्स आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।